स्थिति प्रतिक्षेप सिद्धांत। पूर्व स्थिति प्रतिक्षेप सिद्धांत, वेरी गुड। ऑलपोर्ट ने। अभी ये क्या है, कौन बताएगा? पूर्व स्थिति प्रतिक्षेप सिद्धांत क्या है? ये जो पूर्व स्थिति प्रतिक्षेप सिद्धांत था, ये टोटली रिजेक्ट किया गया। ऑलपोर्ट ने जो बनाया ना, उसको टोटली रिजेक्ट किया। और उसका रीजन क्या था? तो ये पूर्व स्थिति प्रतिक्षेपण में उसने सिर्फ पूर्व स्थिति को इम्पोर्टेंस दिया था। ऑलपोर्ट ने क्या किया था? पूर्व स्थिति माना क्या? कि जैसे उसके पहले वाले संस्कार या उसकी जो पहले वाले जो उसके साथ उसको जो माना भय होता है, उसने ये कहा था। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या है, कौन बताएगा फास्ट में? आत्मा सुख, के शांति, आनंद, खुशी, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान। आनंद है, सुख है, शांति है, शक्ति है, पवित्रता है और प्रेम है। तो हर आत्मा क्या है? शक्तिशाली, ये उसका ओरिजिनल गुण है ना। लेकिन जो ऑलपोर्ट ने क्या कहा था कि उसकी पूर्व स्थिति भय है। माना हर व्यक्ति कहाँ पर डरा हुआ रहता है पूर्व स्थिति में, तो ये क्या है? गलत है। हमारा ओरिजिनल क्या है रूप? हम शक्तिशाली है। भले हम कई बार परिस्थिति में आते हैं या कई बार हम लोगों के साथ आते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। कोई जन्म से ही गुस्से वाला जन्मता नहीं है। वो बाद में उसका रूप बदलता है और वो मांस चढ़ाता है गुस्से वाला। लेकिन वो मांस अगर उसने निकाल कर फेंक दिया तो वो जो ओरिजिनल उसका नेचर है वो क्या है? आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप। तो ये पूर्व स्थिति में उसने क्या किया था कि कोई व्यक्ति होता है वो जन्म से ही भय के स्थिति में होता है, या लोगों को पहले से ही ज्यादा वस्तुओं के प्रति प्रेम होता है, या जैसे उसको ना हर एक वो एग्रेसिव रहता है। तो हमने देखा उसका ओरिजिनल तो एग्रेसिव नहीं है। हर व्यक्ति ओरिजिनल जो है वो शांत स्वरूप होता है, तो एग्रेसिव तो है नहीं। तो उसने जो पूर्व स्थिति बताई टोटली रॉन्ग बताई। उसने पूर्व स्थिति भय बताई, पूर्व स्थिति उसने प्रतिशोध किया, शुदा बताई, तो ये बताए। तो ये सारा जो है ये उसका जो था उसको खंडन किया गया। तो ये ऑलपोर्ट याद रखना। ऑलपोर्ट ने इस प्रकार पूर्व स्थिति प्रतिक्षेपण सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। तो अभी याद रहेगा हाँ जी। ऑलपोर्ट क्या था और उसने कौन सा सिद्धांत पूर्व स्थिति और किस प्रकार से वो रिजेक्ट भी हुआ। हाँ, क्योंकि उसने वो जैसे हम कहते हैं कि हर आत्मा ओरिजिनल पवित्र स्वरूप है। कोई जन्म से ही चेन स्मोकर या जैसे अल्कोहल वाला पीने वाला नहीं होता है। तो वो कुछ सालों के बाद वो वैसा व्यक्ति बनता है। लेकिन उसने क्या कहा था? व्यक्ति पहले से पूर्व स्थिति से ही वो कामी होता है। तो ये बात क्या हुई? खंडन हो गई। तो ये ऑलपोर्ट ने किया था। ओके, अभी हम कहते हैं समाज नीति। समाज नीति ये किसने निकाली थी और किसको कहते हैं समाज नीति? लेनिन। लेनिन लेनिन कौन है बताओ? कलर आपने अभी नाम निकाला है, तो लेनिन कौन था बताओ? अरे बताओ लेनिन कौन? मनोवैज्ञानिक। हाँ, लेकिन और उसकी क्या है? और उसके आगे इतना बड़ा है, हम कौन है वो? उसको भूलकर कैसे चलेगा? जो हम पढ़ाई या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसका जनक है वो। ये जो ब्रांच निकाली ना, उस ब्रांच को जिसने निकाली उसको ही भूल रहे हो। कलर मानस लेनिन जो था, ये समाज शास्त्र जो समाज का जो मानस शास्त्र होता है उसका वो जनक है करत लेविन। तो उसको मत भुलाना। हाँ, उसने इस ब्रांच को निर्माण किया।
पहले सिर्फ साइकोलॉजी था, लेकिन उसने सोशल साइकोलॉजी माना समाज का मनोविज्ञान, ये उसने उसके अंदर एडिशन किया। तो करत लेविन कौन था? ये सामाजिक मनोविज्ञान का जनक था। तो ये भूलना मत करत लेविन। हाँ, अभी समाज मिति क्या होती है बताओ। लोगों के विचार, क्रिया, भावनाएं दूसरे लोगों और परिवेश से कैसे प्रभावित होते हैं। बराबर है। समाज मिति जैसे क्या होता है कि इसमें स्टडी की जाती है कि जैसे उसके अंदर भी ऐसा प्रयोग किया था वैज्ञानिकों ने कि उन्होंने क्या किया, एक स्कूल के अंदर बच्चों को लिया, गर्ल्स को लिया, और फिर गर्ल्स को पूछा, एक काम था, तो उन्होंने कहा कि आपको, उनको लिखने के लिए कहा कि आपको लिखो कि आपको किसके साथ ये कार्य करने के लिए अच्छा लगेगा, आप उसको उसका नाम लिखो। तो हर एक जो लड़की थी उसने नाम लिखा कि मुझे मेरे इस फ्रेंड के साथ मुझे काम करना अच्छा लगेगा या मुझे इसके साथ कार्य करना अच्छा लगेगा। तो ऐसे उन्होंने लिख कर दिया, और फिर उसके बाद एनालिसिस निकाला कि किसका नाम सबसे ज्यादा आया है। माना लोग ज्यादा, लड़कियां, सभी लड़कियां ज्यादा उस लड़की को पसंद करते हैं, और कौन सी लड़की का नाम बहुत कम आया है। माना कौन सारी लड़कियां कौन सो किस लड़की को ज्यादा पसंद नहीं कर, और बाद में फिर उसका रीजन कि क्यों पसंद करते हैं और क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो पढ़ाई है इसको क्या कहा जाता है? समाज नीति कहा जाता है। तो समझ में आया समाज नीति क्या है? हाँ हाँ दीदी। तो ये समाज नीति है। समाज के अंदर हम कितने प्रिय है या कितने अप्रिय है, ये जो जानना होता है, हमारा संबंध कैसा है, तो इसको समाज नीति कहा जाता है। और ये किसने डेवलप की? लेनिन, लेनिन। करत लेनिन। लेनिन ही नहीं, आपको पता है ये जो मोरेनो मोरेनो हाँ, मोरेनो, ये किसने किया था? मोरेनो ने किया मोरेनो। था। तो हाँ, मोरेनो जो था, तो मोरेनो ने इस प्रकार एक ट्रेनिंग स्कूल की लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और इसको कहा जाता है समाज नीति। अभी जो चिंपांजी होता है और मानव है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? चिंपांजी जो क्या माकड़ दीदी? होता है, चिंपांजी है ना माकड़, उसमें और हाँ हाँ, मानव क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? उसकी बुद्धिमत्ता से मानव की बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। बराबर। और लास्ट ईयर भी आपको था, किसको याद है? चिंपांजी और हाँ, मानव का लास्ट टाइम भी आपके बुक में था, वो किसको पॉइंट याद है? उसको मन नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि होती है। बताती हूँ, चिंपांजी है और मनुष्य है, उस दोनों के 98%, 98% जो डीएनए है वो सेम रहते हैं। मनुष्य के और चिंपांजी के 98% जो डीएनए होता है दोनों का सेम होता है, सिर्फ 2% डिफरेंस होता है। वो 2% डिफरेंस क्या है कि वो मनुष्य जो है वो सोच सकता है, उसके पास बुद्धि होती है, वो मानवता से वो सोच सकता है, उसके पास मानवता होती है। लेकिन चिंपांजी है वो सोच नहीं सकता है, ना वो उसके पास मानवता होती है। इसीलिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, कुछ जैसे लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की। कुछ चिंपांजी को लिया और कुछ छोटे बच्चों को लिया। तो चिंपांजी 1 साल के अंदर भी एक वर्ड नहीं बोल पाया, लेकिन पूरे जो बच्चे थे वो बहुत बोलने लगे। तो इससे पता चला कि चिंपांजी के अंदर वो शक्ति नहीं है, वो भाषा बोल नहीं सकता है। यहाँ तक देखा कि जो नहीं बोलने वाले होते ना बच्चे, की जो मूक बधिर होते हैं, वो बच्चे भी बोलने लगे, फिर वो एक्शन हाथों से बोलने लगे, या उनको भी समझ में आया, लेकिन चिंपांजी को समझ में नहीं आया।
तो ये जो है वो डिफरेंस होता है चिंपांजी और मानव के अंदर। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, जो मरे था उसने भी नीड सिद्धांत किया था। गर्जे का नीड जो सिद्धांत था, नीड जो सिद्धांत था वो उसने किया था। तो आप मुझे बताओ अभी वो जो सिद्धांत है वो क्या है, क्या उसने कितने प्रकार बताए थे? 5 प्रकार। 5 प्रकार बताए थे। वेरी गुड, 5 प्रकार बताए। और किसने बताए थे 5 प्रकार? वो तो रिजेक्ट हो गए। हेनरी मरे ने जो बनाए ना 5, उसने अल्फाबेटिकली बहुत सारी आवश्यकता है, जीवन के अंदर बहुत आवश्यकता हमारी है, वो आवश्यकता की लिस्ट बनाई थी। और उसने क्या किया था, उसने ऐसा नहीं दिखा था कि कौन सी आवश्यकता सबसे फर्स्ट होनी चाहिए, कौन सी आवश्यकता सेकंड होनी चाहिए, कौन सी एकदम लास्ट में होनी चाहिए। वो मिली तो भी चलेगा, नहीं मिली तो भी चलेगा। उसने वो नहीं किया। उसने क्या किया, उस आवश्यकता को अल्फाबेटिकली लगाया। इंग्लिश में उसने लिखा था और इंग्लिश में उसने अल्फाबेटिकली कर दिया और उसने लिस्ट बनाई, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। उसके बाद जो लिस्ट बनाई अब्राहम मास्लो, अपने नाम सुना, याद रखना, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने बहुत अच्छी लिस्ट बनाई। उसके 5 नंबर कौन बताएगा? उसने फर्स्ट प्रायोरिटी जीवन में किसको दी, सेकंड किसको दी, थर्ड किसको दी, फोर्थ किसको दी और फिफ्थ वन किसको दी? जैविक जरूरतें, हाँ, उस सुरक्षा जैविक जरूरतें, माना, उसको नंबर बताओ, आप नंबर बताओ और फिर वो बताओ। जैसे 1 नंबर पे जैविक जरूरतें, हाँ, फिर जैविक माना सुरक्षा, क्या? जैविक एक्सप्लेन करो ना, जैविक अर्थात क्या है? मतलब जो जरूरी है अपने को, जैसे एग्जाम्पल, पानी, एग्जाम्पल, जैसे खाना, पानी, वाटर, खाना, पानी, बराबर है। अन्न ये वस्त्र नंबर निवारा। 1 है जैविक। तो दूसरे ये नंबर जैविक को उसने नंबर 1 दिया, जो हमारी बेसिक आवश्यकता है। नंबर 2 उसने किसको दिया? सुरक्षा, सुरक्षा, सेफ्टी को। हर मनुष्य जीवन के अंदर सेफ्टी भी चाहता है। जब उसको खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, उसके बाद वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। तो उसने दूसरा नंबर सुरक्षा को दिया। तीसरा नंबर बताओ अभी। फूड, प्यार की खाने, जरूरत, प्यार, अरे प्यार फूड मिलना पहला चाहिए। नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे फूड कहाँ लेके जा रहे? फूड पहले नंबर पे जैविक में आएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? प्यार, जैसे प्यार पाना सबसे, प्यार। प्यार। तीसरे नंबर पे क्या था? प्यार था, प्रेम था। हर व्यक्ति जब उसको सिक्योर हो जाता है, उसने बराबर से सिक्योरिटी कर ली, घर बनाया, उसको बहुत अच्छा सिक्योरिटी से रखा, बाद में वो देखता है कि मुझे क्या चाहिए, प्रेम भी चाहिए, है ना। बिना प्रेम का भी वो कोई रह नहीं सकता है। वो भी किसी के ऊपर प्रेम करे, कोई उसके ऊपर प्रेम करे, तो वो प्रेम भी उसकी क्या है, आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता। फिर चौथी आवश्यकता क्या है? सम्मान मिले समाज में। सम्मान। समावेशी। माने जैसे एक एज होता है ना, समझो 45 होता है, 50 होता है, जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि अभी मेरा लोग क्या करे, सम्मान करे। सास भी चाहती है कि बहू मेरा सम्मान करे, क्योंकि मेरा भी प्रमोशन हो गया। तो ये क्या चाहता है, ये चौथी नीड है, सम्मान। बाकी छोटे बच्चे इतना नहीं चाहते, आजकल छोटे बच्चे भी चाहते। तो ये चौथी नीड हो गई। प्रेम के बाद वो चाहता है सम्मान। फिर पांचवी नीड कौन सी है? 5वीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आत्मिक विकास। पांचवी क्या है? उसका आत्मा जो है, उस आत्मा का विकास। आत्मा विश्लेषण कहो या आत्मा से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो, वो चाहता है उसको प्रेम मिला, उसको सम्मान मिला, उसके बाद वो चाहता है मैं आत्मा की क्या करूं, उन्नति करूं। तो ये 5 जो है इस प्रकार से अब्राहम मास्लो ने बताए। अभी नेक्स्ट है, प्रेरणा किसको कहा जाता है? प्रेरणा किसको कहा जाता है? मोटिवेशन, वो तो ट्रांसलेशन हुआ, मोटिवेशन को ही क्या कहते हैं? मैं उसको डेफिनेशन क्या बताओगे आप? ज्यामुळे वर्तन जो अपने परिवर्तित होते। परिवर्तन। जिसके कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। माना कोई भी ऐसे विचार दिए जाते हैं, उसको कहानी बताई जाती है, उसको
दी जाती है, उसके कारण वो जीवन में अपने लक्ष्य की थोड़ा और फास्ट गति से स्पीड बढ़ाता है, उन्नति की और अपना ज्यादा स्पीड बढ़ाता है, उसके कारण उसको कहा गया है प्रेरणा या मोटिवेशन। पुष्पायन आपका अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। सभी ने की है ना अच्छी तरह से पढ़ाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही हैं आपको। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 भी लाए, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन के पहले भी। सभी अगर वो पीपीटी भी पढ़ना थोड़ा सा, क्योंकि हमें सिर्फ साइकोलॉजी वो ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, वो साइकोलॉजी थोड़ी सी पता भी होनी चाहिए। हेलो दीदी, ये PSY पढ़ा रहे क्या आप? हाँ, PSY पढ़ा है। हाँ, मैं और मेरा सामाजिक जीवन टाइम टेबल में लिखा था ना, वही है ना? हाँ वही है। नाउ नेक्स्ट, नृ विज्ञान क्या होता है? नृ विज्ञान क्या होता है? उसके अंदर कौन सा अध्ययन किया जाता है? हाँ, मानव वंश शास्त्र। हाँ, मानव वंश शास्त्र। और क्या क्या किया जाता है? हेलो नृवंश। दीदी, सेकंड ईयर है ना? हाँ, सेकंड ईयर है। क्यों, आपको ऐसा लगा अभी तक के क्वेश्चंस नहीं थे क्या? नहीं, वो सब्जेक्ट का ध्यान में नहीं आ रहा था। और यही यही होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना वास्ट है ना, तो आपको बहुत डिटेल में इसकी पढ़ाई करनी है। बाद में ऐसे भी प्रश्न आप पढ़ने के बाद लगोगे ये कहाँ से आए। इसीलिए बहुत अच्छा 30 लेसन है, 30 यूनिट्स है इस किताब के अंदर, और बहुत अच्छा है। हम अगर हाँ ये साइकोलॉजी अगर हमें पता है और आध्यात्मिक सिद्धांत पता है, तो हम किसी को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि किसी को नस हम पहचान सकते हैं, तो नस कैसे पहचाने को, वो साइकोलॉजी टेस्ट से आप उसको अच्छी तरह से उसकी जो नस है वो पहचान सकते हो। हाँ इसीलिए थोड़ा दीदी। उसको सीरियसली पढ़ लेना। हाँ? आपका ही हाँ सब्जेक्ट है। अभी कोलबर्ग ने क्या बताया था? कोलबर्ग जो था ना, कोलबर्ग ने किसके बारे में बताया था? उसने कितने लेवल बताए और कितनी अवस्थाएं बताई? कोलबर्ग ने कितने लेवल बताए और कितनी अवस्थाएं बताई? कोलबर्ग ने तीन जो थे, तीन जो उसने लेवल बताए, एक था प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशन लेवल। रिवाज पूर्व पातळी, रिवाज पातळी और रिवाजोत्तर पातळी। तो उसने ऐसे तीन बताए कि जैसे आज्ञा पालन होता है, या शिक्षा का डर होता है, आनंद होता है, या कोई भी पारितोषिक मिलता है, मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं ना, तो किस रीति से करते, तो सबसे पहला वो लेवल होती है कि हमें कहाँ डर भी लगता है, या कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें अगर प्राइज मिलने वाला है ना, हमें स्वर्ग की बादशाही मिलने वाली है, तो ये क्या हुआ, रिवाज पूर्व पात्र। फिर रिवाज पात्री क्या होती है कि अन्य लोग जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, या कहाँ भी हमारी ड्यूटी क्या है जब हमें पता चलती है, तो ये जो होता है उसको रिवाज पात्री कहा जाता है, कन्वेंशनल। और तीसरा होता है वो है रिवाजोत्तर, माना पोस्ट। इसमें हम अपने इंडिविजुअल राइट्स जो है, या समाज की सुरक्षा या विवेक, इसके बारे में सोचते।
तो इतना डिटेल आप नहीं देखना, लेकिन आपको ऊपर ऊपर कोलबर्ग ने 3 लेवल बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। ये नंबर्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अभी कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, आत्मा की अवधारणा, ये हम देखेंगे अभी। अभी आत्म छवि क्या होती है? आत्म छवि किसको कहते हैं? हम स्वयं के बारे में जैसे सोचते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि जैसे मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत डिसिप्लिनेड हूँ। हाँ, इस टाइप का। बराबर। आत्म छवि क्या है? मतलब व्यक्ति स्वयं को कैसे दिखता है। माना भले पतला भी होगा, इतना मोटा नहीं होगा, फिर भी लगता है मैं अभी थोड़ी सी मोटी हो गई, है ना। माना वो क्या है, खुद ही खुद को कैसे समझता है। माना वो बराबर है, ना पतली है ना मोटी है, फिर भी वो समझती है नहीं मुझे एकदम स्लिम होना है, मुझे अपने आप को मोटी समझना। ये क्या हुई? आत्म छवि हो गई। तो इसके अंदर जैसे अलग अलग भूमिका होती है, शारीरिक होती है, सामाजिक होती है, फिर व्यक्तिगत होती है। आदर्श आत्मा किसको कहा जाता है? आदर्श आत्मा, आदर्श माना क्या है? जो स्वयं को हमेशा अच्छा माना आदर्श के रूप में वो चाहता है कि मुझे ऐसा बनना है। वो उसका आदर्श है कि मुझे विकारों से मुक्त बनना है, मुझे निर्विकारी बनना है। ये क्या हुआ? आदर्श, आदर्श आत्मा हुआ। वो व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार से बनाना चाहते हैं। अभी जो प्यास होता है, दर्द है, हवा है, नींद है, वो कौन से टाइप के उद्देश्य है? जैसे प्राथमिक सामाजिक उद्देश्य है ना, तो फिर कौन से है? बराबर बता, आपने फिर से बता। प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य है, प्यास लगना, भूख लगना, ये क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होती है? किस कब यूज की जाती है? प्रोजेक्टिव टेस्ट काल्पनिक घटनाओं का अध्ययन के लिए ये प्रोजेक्टिव टेस्ट होती है। अनुबंधन का अर्थ किसके साथ जुड़ा होता है? अनुबंधन का अर्थ क्या है? जुड़ाव से होता है। जुड़ाव से होता है। ओके। कौन से लोग ज्यादा मुश्किल काम होगा ना, डिफिकल्ट काम है, उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, और कौन से लोग जानबूझकर जो मुश्किल काम है उसको ही करने जाएंगे? तो जो ज्यादा लक्ष्य, जिनको बहुत कुछ हासिल करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, हासिल करना है, वो जितना मुश्किल कार्य है ना वो भी करने जाएंगे, क्योंकि उसको जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ बनना है।
और जिनको जीवन में कुछ बड़ा नहीं बनना है, जीवन में कुछ उनका उद्देश्य नहीं है, वो क्या करेंगे, डिफिकल्ट काम है तो छोड़ देंगे, बोलेंगे इससे अच्छा मैं नहीं करूँ, इतना किसने बोला और जिम्मेवारी ले लूँ, पहले इतनी जिम्मेवारी है और कहाँ नई जिम्मेवारी ले, क्योंकि उनको कुछ बड़ा बनना नहीं होता है। तो जो निम्न उद्देश्य वाले हैं, माना जो कम उद्देश्य जिनका जीवन का होता है, वो कभी भी मुश्किल कार्य जो है वो करने नहीं जाते हैं। अभी दूसरा कौन सा है, कृपालु पालन पोषण क्या है, और भारत में कौन सा होता है, ज्यादा करके भारत में बच्चों को कौन सा पोषण मिलता है माँ बाप से? भारत के बच्चों को कृपालु पालन पोषण मिलता है। भारत के बच्चों को कौन सा मिलता है ज्यादा करके? कृपालु पालन पोषण। इसमें क्या होता है, बच्चों जब बड़े करते हैं ना माँ बाप, तो वो अपने बच्चों पर ज्यादा कंडीशन नहीं डालते, बंदिशें नहीं लगाते। बच्चे खुद ही क्या करते हैं, बहुत सारे फैसले लेते कि उनको ड्रेस लेना है ना, तो माँ बाप नहीं कहते कि आपको इसी कलर का ड्रेस लेना है या इसी स्टाइल का ड्रेस लेना है। वो बच्चों को करने देते हैं उनके फैसले। अगर छोटा भी होगा ना तो भी उसको पूछेंगे कि आपको इसमें से कौन सा कलर अच्छा लगा। तो ये होता है कृपालु पालन पोषण। वो ज्यादा करके बच्चों के साथ टकराव करना पसंद नहीं करते। उनको और उनको ज्यादा ऐसे कितने भी बड़े हो गए ना तो भी उनको बच्चे ही समझते है ना। इंडिया में ऐसा है, बच्चा कितना भी बड़ा हुआ लेकिन माँ बाप के लिए वो छोटा ही है, तो वो कृपालु पालन पोषण वाला है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ज्यादा पढ़ाई में कई बार कमजोर होते, माना वो ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं दिखाते, उनके व्यवहार में भी बहुत सारी समस्या होती। लेकिन एक होता है कि ऐसे बच्चों में आत्मसम्मान जो होता है, उसकी भावना जो है बहुत ऊंची होती है। अभी एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभी विषम रूप बदल किसको कहा जाता है और समरूप बदल किसको कहा जाता है? किसका माइक ऑन? समरूप किसको कहा जाता है और विषम रूप किसको कहा जाता है? अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको विषम रूप कहा जाता है ना। हमारी मंजिल कुछ और है, हम जा रहे हैं कुछ अलग, तो उसको विषम रूप, माना हमारे अंदर वैसे लक्षण नहीं आ रहे, तो उसको कहा जाता है विषम रूप बदल। और दूसरा होता है समरूप बदल, माना जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शंस को हम अपनाते हैं, तो उसको कहा जाता है समरूप। अहंकार रक्षात्मक क्या होता है? अहंकार रक्षात्मक, अहंकार रक्षात्मक ये होता है कि इसमें ईगो होता है। जब कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है ना तो हमें चिड़चिड़ गुस्सा आता है, इसको कहा है अहंकार रक्षात्मक। कोई भी कार्य है तो जब पूरा नहीं होता है तो उसको कहा गया है अहंकार। जब माता पिता जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके रिलेशन के बारे में कैसे होते हैं? वो भी सेंसिटिव। वो भी सुरक्षात्मक बनते हैं। अगर उनके पेरेंट्स सेंसिटिव है तो उनके चिल्ड्रेन बिकम ओवर प्रोएक्टिव अबाउट देयर बिलोंगिंग्स। तो वो भी क्या होती है, अपनी चीजें जो है ना बहुत संभाल कर रखेंगे, अपने रिलेशन जो है वो बहुत क्या करेंगे, संभाल कर रखेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे।
अभी अनुभव जो होता है, व्यक्ति का वर्तन जो है वो कैसा है, परिवर्तनशील है या नहीं है? है। व्यक्ति हमेशा क्या होता है, अनुभव के आधार पर अपने उसके आधार पर वो परिवर्तनशील होता है। कौन सा दृष्टिकोण हमारी मानसिक ऊर्जा को बरकरार रखता है? नकारात्मक की सकारात्मक? सकारात्मक। सकारात्मक। अभी संज्ञानात्मक असंगति, उसको इंग्लिश में कहा है कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक माना कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट थियरी। तो इसके अंदर व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं, उसके कारण क्या होता है? ये जो होता है दृष्टिकोण में परिवर्तन का निर्धारण जो है वो करता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय कंडीशनिंग क्या है? यहाँ क्या होता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया से चलता है। आपने वो कहा, आपको पता होगा ना क्लासिकल कंडीशनिंग, पता है? पावलोव का एक्सपेरिमेंट किसको पता है? कुत्ते पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, किसको पता है? किसी को भी नहीं पता है? नहीं है। तो उसने कुत्ते पर भी किया था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है कि कैसे, जैसे वो कुत्ता होता है तो कुत्ते को जब खाना दिया जाता है तो उसकी जो सलाइवा होती है वो, कि उसको मेजर किया जाता है कि कितनी सलाइवा उससे निकली। या जैसे आपको फर्स्ट डिप्लोमा में भी अपने सब्जेक्ट में भी एक एक्सपेरिमेंट था, एक कहानी के रूप में बताया था, इसी को ही मछली याद है और कांच बताई थी, याद आ रहा है कुछ किसको? हाँ 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 बताओ वो, हाँ। बताओ वो उसको कहानी। उसको उसको गर्म पानी में डाला था, हाँ तो फिर बाकी की मछलियां भी तड़प रही थी। बाकी की मछलियां भी तड़प रही थी, वो जैसे तड़पती थी। नहीं नहीं, वो वाला नहीं। वो नहीं क्या? नहीं नहीं, हम्म, उसमें उसको खाना दिया था और बीच हम्म, में कांच थी, तो उसको खाना दिखाए और कांच थी और उसको अंदर था और बाहर से सिर्फ फूड बाहर से दिखा रहे थे। तो वो अच्छा। मछली आती थी और बार बार वो कांच को करती थी, देखती थी हम्म, कि मुझे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो एक दो बार उसका सिर उसके ऊपर पटका कांच को, तो उसको समझ में आया ये खाना कांच के बाहर है। पहले एक दो बार वो फंस गई और तीसरी बार क्या हुआ कि सचमुच वो अंदर लाया गया खाना, लेकिन वो मछली तभी गई नहीं। मछली ने क्या सोचा, अभी भी कांच के बाहर ही होगा, ऐसे। हाँ। तो ये माना, ये क्या होती है कि कैसे हमें पूर्व अनुभव मिलता है, उसके कारण हम वैसे बनते हैं। तो ये इसको जो कहा जाता है ना, जो वर्ड मैंने यूज किया ना कंडीशनिंग, ये हाँ। कंडीशनिंग है कि ये हमारे स्टिम्युलस जो होते हैं ना, वो ट्रिगर जो है, वो इमोशनल जो होते हैं उसका वो प्रोत्साहन देते हैं। समझ में आया? प्रोत्साहन, पहले खाना मछली ने देखा तो वो तुरंत वो कांच के पास गई, सिर पटक रही थी, क्योंकि वो ट्रिगर था। समझ में आया? खाना ट्रिगर था और उसके कारण वो स्टिम्युलस उसका ये हुआ। तो इसको कहा जाता है कंडीशनिंग। कुत्ते को अलग अलग दिया तो वो ट्रिगर था खाना,
तो उसके कारण क्या हुआ, वो अलग अलग रीति से उसके अंदर चेंजेस आते गए। तो ये कंडीशनिंग है। तो आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है हम्म ऐसे। और हम्म भी बहुत सारी उन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट जो है वो किए हैं। अभी स्वीकार्यता किसको कहते हैं? कब हमें मदद करती है स्वीकार्यता? स्वीकार्यता कब हमें, कौन सी स्थिति में हमें अपनानी चाहिए स्वीकृति या स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस? कब आप इस गुण को अपनाएंगे? ये तो सभी को आना चाहिए। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है उस समय। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है ना, नहीं। नहीं हाँ। है ना। द एक्सेप्टेंस हेल्प अस व्हेन एफर्ट्स एंड सिचुएशन डोंट वर्क आउट द वे वी एक्सपेक्टेड। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था लेकिन वैसा नहीं है ना। हमने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि आज गुलाब जामुन रहेंगे खाने में और कुछ अलग ही था, करेला की सब्जी थी। तो हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस करना है, माना उसको स्वीकृति देनी है। अभी निबंध जो होते हैं वो कौन से है? अलग अलग स्रोत पता होंगे ना आपको। तो वो प्राथमिक में आएगा, द्वितीयक में आएगा, क्या तृतीयक में आएगा? प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या तृतीय सोर्स में आएगा? ऐसे जो होता है ना वो किस में आएगा? निबंध। निबंध कशामध्ये येईल? प्राथमिक दस्तावेज येतं, द्वितीय दस्तावेज येतं का तृतीय येतं? प्राथमिक नहीं तो तृतीय। तृतीय नहीं, निबंध जो होता है वो द्वितीयक में आता है। द्वितीय। निबंध होता है द्वितीयक में। और आत्मकथाएं किस में आती है? प्राथमिक में आती है। आत्मकथाएं क्या है कि जैसा उसने जीवन जिया उसने वैसे किया। तो वो आत्मकथाएं होती है वो प्राथमिक में होती है, ऑटोबायोग्राफी। तो जो मूल दस्तावेज है उसको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। और द्वितीय स्रोत क्या है कि हमने वो देखा और उसके ऊपर हमने वो इंसिडेंस देखा, हमने उसको फिर ऐसे में उसको कन्वर्ट किया, तो द्वितीयक हुआ। और तीसरा सारांश किस में होता है? कौन सा स्रोत है? तृतीय। सारांश तृतीय। तृतीय। सारांश याद रखना, जो समरी होता है वो क्या है? थर्ड है, तृतीयक स्रोत है। सोर्स जो है वो थर्ड स्रोत है। और फिर नेक्स्ट अभी मेजर एटीट्यूड जो है वो कैसे हम माप सकते हैं? किसी को हमें एटीट्यूड है उसका मनो अभिवृत्ति माप जांचनी है, तो हमें क्या लेना पड़ता है? आप कैसे उसका एटीट्यूड आप उसको जानेंगे? उसके विचार। एजुकेशन से और विचार से। देखिए अनुभव। मेथड कौन से अपनाएंगे आप? एक तो आप क्या करोगे, उसको जैसे प्रश्न लिखते हैं ना, तो उसको प्रश्न देंगे। एक मिनट, हाँ, ओम शांति मधुबन से फोन है, लेना।
हेलो। हाँ सॉरी, हाँ कोई बात। वो सब मधुबन से ही था, यूनिवर्सिटी से सब ये था किताबों के बारे में, तो अटेंड करना पड़ा। नेक्स्ट हम कहाँ थे? अभिवृत्ति चल रहा था ना। अभिवृत्ति। कंडीशन स्वीकार्यता भी हुआ था, सोच भी हुआ था। अभिवृत्ति को कैसे जानेंगे? दूसरों को कैसे पहचानेंगे? अभी कोई भी उसके लिए जो स्केल होता है ना, एटीट्यूड, उसका एक सबसे पहला होता है कि करेक्टनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना, वो शुद्ध होना चाहिए। एक साधन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। देखो, अगर हम अपना बीपी भी चेक कर रहे हैं, तो बीपी की मशीन ही गलत है, तो फिर क्या होगा? गलत आ जाए। वेट हम मेजर कर ले, वेट मशीन हमारी गलत है, एक जगह 45 दिखाते हैं, फिर दूसरा टर्न किया तो 48 दिखाते हैं। तो ये क्या हुआ? इसीलिए क्या जरूरी होना चाहिए? जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो वो सही होना चाहिए। तो एटीट्यूड भी जब मापन किया जाता है, तो भी उसके अंदर क्या होनी चाहिए? साधन की शुद्धता होनी चाहिए। और हम कैसे मापते हैं? एक तो हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू देखकर उसको प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर देखते हैं, और उसके बाद फिर वो देखता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। या दूसरी मेथड क्या है? समझो कोई व्यक्ति हमें समय नहीं दे रहा है, इंटरव्यू में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको 25 प्रश्न निकाल के देंगे और उसको कहेंगे आप इसके आंसर दे दो। आजकल आते हैं ना, गूगल में सर्वे फॉर्म आता है, तो वो क्या हुआ? प्रश्नावली मेथड है। तो उससे भी हम उस व्यक्ति का एटीट्यूड है वो माप सकते हैं। तो एक प्रश्नावली मेथड है। फिर दूसरा होता है कि डायरेक्ट मुलाकात, माना एक दूसरे से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फेस टू फेस बोलना। उसको हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है, इंटरव्यू या साक्षात्कार। फिर डेप्थ होना जरूरी। ये जो है डेप्थ मेथड जो है वो बहुत पॉपुलर मेथड है, विच इज नॉन डिजाइन एंड नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट। गहराई ये क्या है? लोकप्रिय तरीका है। फिर जो प्लान किया जाता है, बहुत प्लानिंग से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, माना इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस प्लानिंग से किए जाते हैं, तो इसको क्या कहा गया है? सर्वे कहा गया। द प्लान स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, इट इज कॉल्ड द सर्वे। अभी थर्स्टन जो था, थर्स्टन ने कौन सा ये किया? क्या उसने कौन सी मेथड अपनाई? थर्स्टन नाम सुना हुआ तो लग रहा है ना। थर्स्टन, क्या पहली बार सुन रहे थर्स्टन? तो उसने क्या समान किया? भासणाऱ्या अंतराची पद्धती। समान भाषणारे अंतर, इसमें क्या बताया था? कौन सा डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस क्या बताया था? इसमें कैसा होता है? इसमें नंबर दिए जाते हैं 0 to 5। तो समझो अभी कुछ डॉक्टर्स के पास जाएंगे प्रश्न लेकर, कुछ इंजीनियर्स के पास है। जैसे आपको आध्यात्मिकता कितनी अच्छी लगती है, तो कोई नंबर उसको देगा 5 कि उसको बहुत पसंद है, कोई नंबर देगा उसको 3, हाँ कि एवरेज में मुझे पसंद है, कोई नंबर देगा 0, मुझे आध्यात्मिकता पसंद नहीं, मुझे भौतिकता पसंद। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नंबर 5 दिया, तो माना क्या हुआ? समान अंतर, समान डिस्टेंस हुआ। तो इसको, इस पद्धति को क्या कहा जाता है? समान भाषणार्य, मीन्स इक्वल डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये किसने निकाली? ये मेथड थर्स्टन ने। तो उसने कहा कि लोग जो होते हैं, और उसने फिर एक्सपेरिमेंट बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आध्यात्मिकता लोगों को अच्छी लगती है। समझ में आया? तो इसको कहते हैं इक्वल डिस्टेंस मेजरमेंट, ये थर्स्टन ने निकाला था।
अभी जो कंपटीशन है वो साइकोलॉजी से अच्छा है या बुरा है? स्पर्धा जो होती है ना, स्पर्धा बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं, ये साइकोलॉजी उसको प्रमोट करती है क्या नहीं करती है? सही है या नहीं है? करती है, साइकोलॉजी करती है। सपोर्ट करती है कंपटीशंस को? हाँ। नहीं करती है। साइकोलॉजी के अंदर कहा गया है कि कंपटीशन जो होता है वो क्या होता है, उसके कारण जो ग्रुप होता है ना, टीम वर्क होता है, वो टीम की जो यूनिटी है वो कम हो जाती है, और यूनिटी कम हो जाती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आती है, विनाशक वृत्ति आती है, एक दूसरे का द्वेष करने की भावना। इसीलिए साइकोलॉजी ने कभी भी कंपटीशन को प्रमोट नहीं किया है। ये उन्होंने कहा ये घातक है। घातक माना क्या है? डेंजर है। स्पर्धा करवाना हमेशा घातक होता है, कंपटीशन करवाना हमेशा डेंजर होता है, क्योंकि इसके कारण एक दूसरे में वैर भाव आ जाती है, एक दूसरे में टीम के प्रति जो यूनिटी है ना वो निकल जाती है। हम्म? ये इसीलिए बाबा भी कहते हैं भले रेस रेस करो लेकिन रीस नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है रेस भी नहीं करो। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, हम कर सकते, लेकिन आपको अभी आंसर की दृष्टि से मैंने बताया कि साइकोलॉजी में जो क्या है वो मैंने रखा आपके साथ। इसका ऑडियो ऑन है। स्पर्धा भी शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है घातक होती है स्पर्धा, ऐसे ही घातक लिखो। हाँ, हाँ नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। हाँ। आगे हाँ, एक मिनट। किसी क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना तो आपको उसका डिटेल समझ में नहीं आएगा, वो फिर पोपट पंची हो जाएगा, बोलते हैं ना। मालूम है ना पोपट पंची की कहानी? मालूम है ना? ऐसे साइकोलॉजी हमें नहीं पढ़नी है ना? वो पोपट बोल रहा था, है ना, वो तोता बोल रहा था नल पे ऊपर शिकारी आएगा, फिर उसका वो नेट डालेगा और हमें पकड़ कर लेकर जाएगा। वो रट्टा मार रहे थे, और सच में क्या हुआ? वैसे ही हुआ शिकारी ना। आया। आया, उनको नेट में डाला, पहले डर गया वो, अरे बाप रे इनको तो सब पता है, और सच में वो आया, उसने पकड़ा, उसने नेट में लेकर भी गया, तो भी वही रट्टा मार रहे थे। तो ऐसा नहीं हो, हमारा ज्ञान जो है जब रियल में ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें देखना है कि इस सिचुएशन में मुझे हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, ना कि हमें आंसर रट्टे मारने हैं। कि जो टीम वर्क है वो भी बहुत होता है। कौन से नेतृत्व लीडरशिप होता है उसमें उत्साह नहीं होता है? शाही। हुकुमशाही में क्या नहीं होता है? उत्साह नहीं होता है। लोग सब कोई भी डर के मारे या करना है इसीलिए करते हैं। फिर कौन से प्रकार के नेतृत्व में हर सदस्य, हर जो मेंबर है उसका लक्ष्य पूरा होना चाहिए, इसके लिए वचनबद्ध होते हैं? वो कौन सी लीडरशिप हुई? वास्तववादी, यथार्थवादी। लोकशाहीवादी। लोकशाही में क्या देखते हैं? जो भी नेता होगा वो देखेगा कि हर एक मेंबर जो है उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं होता है, तो उसको कोऑपरेटिव कहा जाता है, माना हर एक को सहभाग किया जाता है। कौन से प्रकार के नेतृत्व में नेता ऐसा कह सकता है कि समूह की कृति के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है? तटस्थ। तटस्थ होता है, तो वो कहता है कुछ भी हो जाए तो उसके लिए पूरा टीम वर्क जो है वो जरूरी है। देखो ये टीम जो समूह है ना, आप सभी अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि इस साइकोलॉजी, ये जो टीम वर्क या समूह जो आपका लास्ट यूनिट है, मेरे ख्याल से साइकोलॉजी में भी है और एसएफटी में भी है, सॉफ्ट स्किल में भी है।
तो ये बहुत अच्छा करो, क्योंकि ये फैमिली भी एक क्या होती है, टीम होती है ना, समूह होता है। या जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ये भी क्या है, एक समूह है। तो एक समूह को कैसे चलाना है, या एक समूह में कैसे रहना है, एक कुटुंब को कैसे चलाना है, एक कुटुंब में कैसे रहना है, एक जॉब वर्क भी क्या है, समूह है, जॉब वर्क में कैसे रहना है, उसको कैसे चलाना है, ये सारा आपको स्किल्स आ जाएगा। इसीलिए जो टीम वर्क है ना, समूह वाला जो यूनिट है, लास्ट के मुझे लगता है ये यूनिट से कुछ एसएफटी में भी है, पीएसवाई में, बहुत अच्छी तरह से करो और प्रैक्टिकली करो। इसके ऊपर आप खुद अपने सेशंस इसके ऊपर ले सकते हो। बाकी आप तो बाकी क्वेश्चन बैंक तो रट्टा मारोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ये तटस्थ जो बताया, हाँ, तटस्थ जो उत्तर हाँ, बताया, उसका प्रश्न समझ में नहीं है। उसका ना प्रश्न अलग क्या है? अलग लीडरशिप होती है ना, अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है। तो हाँ। कोई कोई लीडरशिप वाले क्या करते हैं, खुद अपना ब्लेम लेते हैं। कोई कोई लीडरशिप होते हैं, वो मेंबर्स को कहते हैं कि आपका दोष है। लेकिन जो तटस्थ होता है, वो ऐसा कहता है कि कोई भी उसके लिए कुछ भी हुआ तो कोई जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। कुछ भी हुआ, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ ना, तो भी नहीं हुआ। जो अभी अच्छा। ग्रुप में है, कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ उस ग्रुप के अंदर, तो भी वो नहीं, कैसे लॉस हो गया या कुछ हुआ, तो वो कहता है कि इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। तो ऐसे किसी के ऊपर वो लॉस है उसका ये नहीं करेंगे। अनियंत्रित नेतृत्व किसको कहा जाता है, मतलब कोई भी उसका सुनता नहीं है, उसको कहा जाता है अनियंत्रित नेतृत्व। तो बहुत अच्छी तरह से इसका पढ़ाई करना, इस सब्जेक्ट का। अभी और किसी को कुछ पूछना है, बाकी क्वेश्चन बैंक्स आप पढ़ोगे ना तो आपको आ ही जाएगा सारा। और भी थोड़ा किताब भी पढ़ोगे ना तो और आपका पर्सनली आपको वो बहुत अच्छी तरह से ये होगा। समूह का दबाव जो होता है ना, पीयर प्रेशर जो होता है, वो कौन से लोगों में ज्यादा दिखाई देता है? नौजवान जो लोग होते हैं उनमें वो ज्यादा दिखाई देता है, पीयर प्रेशर होता है। वो ज्यादा ग्रुप से, माना अपने फ्रेंड सर्कल से अलग होना नहीं चाहते, इसीलिए ज्यादा वो उनके लिए स्मोकिंग करते हैं। उनको पसंद नहीं है, लेकिन ग्रुप में रहने के लिए वो, ग्रुप से हमें हटा न दिया जाए, अलग ना हो जाए, इसके लिए वो कहते हैं। दीदी, एक क्वेश्चन है। हाँ, किस प्रकार के नेतृत्व के पद्धति में फैसला तत्काल लेकर गुप्त रखा जाता है? तो उसमें अनियंत्रित राज बोला है। हाँ, तो क्यों? अनियंत्रित होता है, माना वो क्या है ना, कि वो बताते नहीं है, अनियंत्रित है ना, तो उनका नियंत्रण नहीं है। वो डायरेक्टली डिसीजन लेंगे भी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या लिया हुआ है। अभी आपको पता है ना आज कौन सा रविवार है? थर्ड इंटरनेशनल योग। थर्ड संडे इंटरनेशनल योग है। तभी आप योग भी करना, और बुक नंबर 6 में आपका अनुभव भी लिखना, उसमें डेट भी डालना आज का, आप कहाँ बैठे वो स्थान भी डालना, और मेडिटेशन भी करना। तो अभी किसको गीत आ रहा है? अभी 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 और एक क्लास होना दीदी आपका। दीदी, हाँ, अभी अभी और एक क्लास होना आपका। और एक रखो क्या, चलेगा? हाँ, रखो, और एक रखो आपका। चलेगा चलेगा। तो हाँ। कब रख सकते हैं अभी?
6 जून को विकास। रखे, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक तो है, फिर 20 को रख सकते। हाँ 20 को रखो। चलेगा ना? ज्वाइन करेंगे ना सभी 20 को, चलेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। किसी को गीत आता है तो गा सकते हैं। बाबा के लिए गीत कोई भी गा सकते हैं, या कोई भी आपको दुनिया का भी गीत गा सकते हैं। संतोष भाई आप हो तो कैमरा ऑन करना है अभी। संतोष भाई, हमें बहुत गर्व हो रहा है जो हमारे है ना संतोष मंचेकर, आज उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सभी अच्छा हुआ आपने ये किया। हाँ, सभी उनको ये करना, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन। देखो उन्होंने धन्यवाद कैमरा दीदी। ऑन किया है। ये हमारे SYB एडवांस डिप्लोमा के हैं, तो आज ही उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। धन्यवाद दीदी। थैंक यू। धन्यवाद। आपका अनुभव भी सुनना, हमें भी बहुत बड़ा गर्व है आपके ऊपर। हाँ, धन्यवाद दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष भाई। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ हाँ। हाँ। आपका अनुभव कभी बताएंगे भी, 20 तारीख को आप बताना अनुभव भी आपका। और अभी जनवरी, सभी जानवर दोनों 21 को ये बताएंगे आप क्या है। 20 जनवरी को मेडल मिलेगा। क्या हुआ? जनवरी 26 जनवरी 2021 को। 2022 22 को मिलेगा। 22 को। सभी हाँ, बात। तो उन्होंने आप बहुत जेल के अंदर बहुत बड़ा कार्य किया है। हाँ, और उसके लिए मिला ना आपको हाँ जी मैम, पुरस्कार। अभिनंदन भाई। थैंक यू, धन्यवाद। 20 तारीख लगता है। अभी गीत किसको आ रहा है? अभी है क्या? कुटे कुटे सर ने ज्वाइन किया है? नहीं नहीं। नहीं किया, तो क्योंकि वो गीत गाते थे। और कोई है गीत गाने वाला? दीदी एक या 2 कड़ हाँ जितना आता उतना गा सकते हैं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, गा सकते हैं। सब सौंप दो प्यार के प्रभु, सब जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब जो प्यारे प्रभु को है, जो भी तेरे पास उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ सरल हो जाएगा। खुशियों झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यार के प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करते चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर
जिसमें जीवन गवाएगा सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। अच्छा, हेलो हाँ दीदी, बोलिए ना। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भेजो ना ओम प्रकाश भाई की। हाँ हाँ भेजती हूँ, कल का भेज। ओम ठीक है, शांति। थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति। हाँ हाँ ओम शांति। अभी थोड़ा आज इंडिपेंडेंस डे है तो सभी को शुभकामनाएं, और मैं एक गीत शेयर करती हूँ, उसके बाद मीटिंग लीव कर सकती। और परिचय से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि संकल्प हर आयु में हमेशा साथ, किसी भी आयु में संकल्प हमारे साथ होते ही है। मन की शक्ति का पहला कार्य क्या है? मन क्या करता है सबसे पहले? सोच पैदा करना कि मैंने पूर्व से अब तक क्या क्या कर्म किए। ये मन विचार करने का कार्य मन का है। मन की दूसरी शक्ति कौन सी है? आत्मा की इच्छा अनुसार मन जो पसंद करता है उसकी रचना करना। तो विचारों की रचना हमारा मन करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के निर्देश पर मन द्वारा अंदर सोचे गए विचार, संकल्प को स्वीकार करना या न करना, ये किसका काम है? हमारे संकल्प तो उसको स्वीकार करना या उसको छोड़ देना, ये किसका काम है? बहुत सरल है इसका जवाब, बुद्धि का। मन की तीसरी शक्ति कौन सी है? प्रभाव में न आना। संस्कार कैसे बनते हैं? बहुत आसान जवाब है। संस्कार कैसे बनते हैं हमारे? जब हमारी बुद्धि कार्य करती है, जो अनुभव लेती है, जब बुद्धि एक संकल्प को स्वीकार कर लेती है और इससे कर्म में बदल दिया जाता है, तब वो क्या बन जाते हैं? हमारे संस्कार। हाँ, तो ये हुआ मन, बुद्धि और संस्कार का खेल। ईश्वर ज्ञान द्वारा हमें कैसे संकल्प करते हैं? शुभ और पवित्र, दो प्रकार के अगर विचार हम कर रहे हैं तो समझ लो हम ईश्वर के श्रीमत पर चल रहे हैं। शुभ भावना और पवित्र भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं का आधार क्या है? हमारी संकल्पना कर प्रतिक्रिया। मनसा एवं कर्म के बीच एकमात्र संबंध कौन सा है? मनसा में विचार, यानी कि हमारी जो संकल्पना है वही पे हम क्या करते हैं? कर्म में लाते हैं। तो संकल्प, मनसा एवं कर्म के बीच एकमात्र संबंध कौन सा है? संकल्प का। ठीक है ना? जो कुछ हमने पहले सीखा और अनुभव किया वह कहाँ होता है? चेतन या अवचेतन स्मृति, यानी हमारे संस्कार रूपी जो तीसरी फैकल्टी है आत्मा की, वहां छप जाती है। स्मृति हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह हमारी आदतों को बनाते हैं, चाहे यह आदत सार्थक या हानिकारक हो, मूलभूत पाठ अदा करना। क्या करना चाहिए हमें? स्मृति के ऊपर अगर कर्म करना है तो ये महत्वपूर्ण रखना है कि हमारी आदतें कैसी हो।
कोई भी आदत हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो संस्कारों में हमारे चित्त पर छप जाते, हमारे मन मानस पटल पर, हमारे आत्मा पर छप जाते। इसलिए राजयोग का अभ्यास करना आवश्यक है। स्वयं के साथ सच्चा परिचय करना किसे कहते हैं? अंदरूनी शांति से मेल करना और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करना, यह है स्वयं से पहचान करना। आज दिन तक हम बाहर खोजते रहे, अगर खुद को जानना है तो अंतर्मुखी होना आवश्यक है। व्यर्थ संकल्पों के तूफान को कौन सी शक्ति समाप्त करती है? मन को मौन की शक्ति बहुत आवश्यक है। हमको शक्तियों पर चिंतन किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर आए हैं। निर्णय शक्ति, स्वयं परिवर्तन क्यों कम होती है? स्व परिवर्तन में कमी क्यों आती है? हम अनुभूति की कमी होती है। हम जो कर रहे हैं उसका अगर हम अनुभूति नहीं कर पा रहे, सिर्फ आचरण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन अनुभूति में नहीं ला रहे, कोई फायदा नहीं। आचरण तो जब हम लगाते हैं परमात्मा से जो शक्तियां प्राप्त होती है, उसका खुद को भी होना चाहिए और औरों को भी होना चाहिए, तो ही हमारा योग सफल है। तो अनुभूति की शक्ति बहुत आवश्यक है। आनंद की अनुभूति जब तक सूक्ष्म बंधन नहीं समाप्त हो जाते, सोने की जंजीरें बाबा कहते हैं आप लोगों ने जकड़ लिया है, छोटे छोटे बंधनों में धीरे धीरे उनको काटते जाओ, बातों से परे होते जाओ, तो ही आपको सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। भिन्न भिन्न बातें देह विमान के भूतों को पूरी तरह से समाप्त कर देना, ताकि वह फिर बार बार चेतन न आए। कौन शक्ति? समाधि। फिर राजयोग का लक्ष्य एक ऐसा साधन प्रदान